every year there will be at least one question of 3 marks for sure. Source and the screen क्या होता है, lambda क्या होता है, wavelength क्या होती है, why light changes the medium. लाल कलर पानी में डालो लाल ही दिखेगा, ब्लू नहीं दिखेगा. Phase difference is 2 pi by lambda into path difference. Now this is going to the formula for intensity और n की वैल्यू 5 डालो इस फॉर्मूला में और आपका आंसर वापस वही आएगा. हेलो बच्चों, मैं हूं तुषार पटेल, योर फिजिक्स टीचर एंड वेलकम ऑन फिजिक्स वाला. सो कैसे हैं आप सभी, हाउ यू ऑल, कैसी चल रही है बच्चों जिंदगी. आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इन 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज. सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू. हम इस सीरीज में लास्ट चैप्टर को भाई बहुत मुश्किल से हमने कंप्लीट किया है. लास्ट चैप्टर में देयर वर 31 क्वेश्चंस. डू यू अंडरस्टैंड, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन इन एंटायर फिजिक्स. कोई एक्सरसाइज में अगर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है तो वो रे ऑप्टिक्स में थे एंड वी हैव सक्सेसफुली डन दैट. एक बार वो चैप्टर खत्म हो जाता है ना, इस पूरे फिजिक्स के सिलेबस का टेंशन ही खत्म हो जाता है. बिकॉज अभी से आपका फिजिक्स का वो हिस्सा शुरू होता है जो आपको यूं यूं करके मार्क्स देता है. आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करके तो देखो, आप सुपर कॉन्फिडेंट हो जाओगे क्योंकि आपको पता चलेगा अरे हमने जो रे ऑप्टिक्स में किया या उसके पहले के कुछ चैप्टर्स में जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इन सब में जो किया उसके कंपेयर में हम अभी कितना इजी फिजिक्स पढ़ने वाले. So now you just need to relax. अब आपको सिर्फ इन सेशंस को समझना है ताकि आप आसान आसान चीजें आराम से समझ सको. ठीक है, तो कम ऑन, आर यू रेडी फॉर दिस अमेजिंग सेशन. हम यहां पे करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड दिस इज नॉट जस्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन सेशन. मैं आप सभी को वो सारे फॉर्मूलेज भी बताऊंगा जो इस चैप्टर में जरूरी है. वैसे इस चैप्टर में गिन चुन के 3 या 4 ही फॉर्मूले, वो भी इजी एकदम बहुत ही आसान से फॉर्मूलेज है. सो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये सेशन विद दिस ब्यूटीफुल एनालिसिस ऑफ लास्ट 10 years. इसमें आप सभी को पता है कि मैं आपको हर चैप्टर का ये एनालिसिस देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हिच टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट आउट ऑफ व्हिच चैप्टर्स. ये टॉपिक में से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते थे डायफ्रैक्शन में से, लेकिन सीबीएसई आप सभी पे मेहरबान हो गया और उसने बहुत सारी चीजें इस सिलेबस से ही निकाल दी. ले, अब जब चीजें निकल गई है तो टॉपिक्स आपके लिए बहुत ईजी हो चुके हैं. आप ये देख सकते हो on y-axis there is the number of questions, on x-axis these are the topics 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, all these topics are there. Okay, अब आपके सिलेबस में डायफ्रैक्शन है नहीं. डायफ्रैक्शन का बेसिक मीनिंग आपको आना चाहिए, लेकिन इंटरफेरेंस है. इंटरफेरेंस हमें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो है, बाकी तो और कुछ है नहीं उसमें भी खास. तो फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं टॉपिक नंबर 10.3 की. सो इफ वी टॉक अबाउट टॉपिक नंबर 10.3, यहां पे पिछले 10 साल में आप देखोगे कि 2 एमसीक्यूज, ये कलर विच रिप्रेजेंट्स वेरी एमसीक्यू है ना, दिस कलर रिप्रेजेंट्स एमसीक्यू, दिस कलर रिप्रेजेंट्स वेरी शॉर्ट आंसर, दिस कलर रिप्रेजेंट्स essay1 टाइप, दिस कलर रिप्रेजेंट्स essay2 टाइप, दिस कलर रिप्रेजेंट्स LA टाइप क्वेश्चंस. नाउ यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि इस टॉपिक में से जस्ट आउट ऑफ 10.3 टॉपिक आपको 2 लास्ट ईयर में 2 एमसीक्यूज पूछे गए हैं. लास्ट 10 इयर्स में 2 एमसीक्यूज पूछे गए हैं. लास्ट 10 ईयर में सिर्फ 2 essay1 टाइप पूछे गए हैं और लास्ट 10 ईयर में 10 essay2 टाइप क्वेश्चंस पूछे गए. डू यू अंडरस्टैंड, एवरी ईयर देयर विल बी एटलीस्ट वन क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स फॉर श्योर. एक तो क्वेश्चन होगा ही इस टॉपिक का 10.3 में से फॉर श्योर. ओके, 3 मार्क का. और यहां पे आपको पूछे गए हैं 5 LA टाइप क्वेश्चंस. तो 5 LA टाइप क्वेश्चंस, दैट इज एन अमेजिंग थिंग बच्चों. सो आप देख सकते हो इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस, इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस, इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस. बेस्ड ऑन दिस यू कैन स्टडी द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. वैसे मैं आपको बताऊं बहुत आसान सा है. आप आज बिना कोई पेन पेंसिल उठाए भी आप करोगे ना, आराम से आपको समझेगा. ठीक है, बस आपको शायद चैप्टर नहीं भी आता हो, इफ यू हैवंट अंडरस्टूड दिस इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन एट ऑल, डोंट वरी, आज के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको समझेंगे क्योंकि ये बहुत आसान है, लिटरली बहुत आसान है. और मैं आपको फॉर्मूला लिस्ट करा दूंगा. आपको लगेगा अरे ये कोई चैप्टर भी है क्या, ये एक टॉपिक लगता है. बड़े बड़े चैप्टर्स में से एक टॉपिक होगा जिसमें इतने क्वेश्चन, इतने आराम से इतने क्वेश्चन और इतने जो भी चीज हो रही है, कंसेप्ट हो जा रहा है. ठीक है, तो मजा आने वाला है. कम ऑन गाइस, मजा आने वाला है. मेरे को तो करने की इच्छा इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इतना सिंपल है यार. कराऊं तो क्या कराऊं. रे ऑप्टिक्स में हमने इतना बर्डन ले लिया था, इतना बर्डन हमने ले लिया था भाई. इट वाज अराउंड 5 more than 5 hours सेशन इट वाज. ओके, सो एनी व्हिच वेज, चलिए सो शुरू करने वाले हैं हम यहां पे आज का हमारा सेशन विद
this beautiful thing, and here is the mind map for all of you. ये देखो यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के कुछ फॉर्मूले यहाँ भी दिए हुए हैं which are going to help you a lot. Okay, ये आपको हेल्प करेंगे. ये सारी चीजें आपको अलग अलग पता होनी चाहिए. फ्रिंज विड्थ क्या होती है, इंटरफेरेंस के लिए आपको दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस जो होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालता है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द स्क्रीन क्या होता है, लैम्बडा क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, दो जो स्लिट होती है उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ये सब तरीके से आप फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं. बाकी ये सेंट्रल मैक्सिमा से फिर कहां तक की ये आपको अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए चाहिए तो ये फॉर्मूला, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए चाहिए तो ये फॉर्मूला, एंड देन यू कैन ब्राइट फ्रिंजेस के लिए और डार्क फ्रिंजेस के लिए आप कौन सा फॉर्मूला, फ्रिंज विड्थ ये जो है उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं. ठीक है, और ये पाथ डिफरेंस के फॉर्मूलेज है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं. एंड बेस्ड ऑन दिस ये वेव ऑप्टिक्स में और भी कुछ चीजें, पोलराइजेशन क्या होती है ये तो आपको आना ही चाहिए अभी. वैसे इसमें बता दूं ये वाला पार्ट अभी नहीं है, ये वाला पार्ट सिर्फ 10 म्यू इज इक्वल टू 10 थीटा पी और रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप ये सब अभी यहाँ पे कुछ नहीं है. सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी मच इजी. ये भी नहीं है, सिर्फ ये है इंटेंसिटी वाला, मैं आपको कराऊंगा. सो इट इज गोइंग टू बी इजी. ओके, सो दिस इज mind map for all of you. This is the mind map for all of you. You can have a screenshot or if you want this entire PDF तो आप simply हमारे physics वाला ऐप पे आके ले सकते हैं. ठीक है, तो वैसे मजा आ रहा है आज. Okay, anyway choice, चलिए here we go for the very first question. Without studying any formula, without studying this chapter, I can prove कि आप इस chapter के 3-4 question तो आराम से कर लोगे. चलिए शुरू करते हैं. There is a monochromatic light. Monochromatic, mono यानी सिंगल कलर की लाइट. ओके, सिंगल कलर की लाइट, क्रोमा यानी कलर. सिंगल कलर की लाइट ऑफ अ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर, उसकी वेवलेंथ इतनी है, इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ सरफेस, वाटर सरफेस, एयर से जा रही है वाटर में. What are the wavelength, frequency and speed of reflected and refracted rays? Refractive index is this. Okay, तो हमें दो केसेस दिए, एक केस ए है, ये एक केस बी है. हमारे पहले केस में जो है लाइट, यहां से मैं वाटर सरफेस बना लूं बच्चों, तो ये रहा हमारा वाटर सरफेस. थोड़ा छोटा बनाता हूं, इतना बड़ा नहीं. ये वाटर सरफेस है. हमारे पास कोई लाइट है विच इज कमिंग फ्रॉम एयर, ये एयर से आ रही है वाटर में और वाटर सरफेस से वो पहले केस में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. तो ये आई रिफ्लेक्शन हुआ. ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया यहां पे. दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. ये भी क्या सिखाने की बात है क्या? हाँ, इज इट टू थॉट? ओके, चलो नाउ विल गो अहेड और यहां पे हम वापस वाटर सरफेस ले लेंगे. बट इन दिस केस वी विल मेक इंसिडेंट रे. ये है हमारी इंसिडेंट रे और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो है, वैसे मुझे यहाँ पे नॉर्मल बनाना चाहिए तो यहां से हमारा ये नॉर्मल बन जाएगा. सो ये जो रे है अभी हमारे लिए रिफ्रैक्ट कर जाएगी ऐसे. तो ये आप देख रहे हो ऐसे रिफ्रैक्ट कर देगा. दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या फर्क होता है वो हमें अल्टीमेटली बताना है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड के टर्म्स में. जहां पे यहाँ वेवलेंथ तो डायरेक्टली दी हुई है, लैम्बडा कितनी है. इंसिडेंट रे के लिए बात करते हो, रिफ्लेक्टेड रे के लिए बात करते हैं. इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे. वैसे मैं आपको एक ही बार में इसका ट्रिक बताऊंगा, लेकिन रुक जाओ एक सेकंड के लिए. रिफ्लेक्टेड रे और यहां पे भी हम रिफ्रैक्शन में भी रिफ्लेक्टेड रे, अरे यहां पे भी हम इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों की बात करेंगे. तो इंसिडेंट रे यहां बनाता हूं, इंसिडेंट रे, और यहां होती है रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है, ये दो चीजें हैं. अब मैं आपको ध्यान से समझो मैं क्या बता रहा हूं. रिफ्लेक्शन में हवा में से लाइट आई, हवा में वापस चली गई, तो लाइट जैसी थी वैसी ही गई. जिस वेवलेंथ की थी उसी वेवलेंथ में जाएगी, जिस कलर की है उसी कलर में जाएगी, जिस फ्रीक्वेंसी की उसी फ्रीक्वेंसी में जाएगी, जिस स्पीड से आ रही है उसी स्पीड से जाएगी. बिकॉज देयर इज नो चेंज इन मीडियम. जिसमें थी उसी में रही. सो देयर इज नथिंग चेंजिंग एट ऑल. और यहां रिफ्रैक्शन में लाइट आ रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम. The only thing which remains constant, वैसे तो देखो मीडियम चेंज हो चुका, you are going from air to water. जब भी आप एयर से वाटर जा रहे हो, you are changing the medium that has some refractive index. यहाँ refractive index of water with respect to air is 1.33. तो you are changing the medium while light changes the medium.
only thing remains same is its frequency, because its frequency is like the core of a wave. यानी कि वेव क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी से आइडेंटिफाई होती है। समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी से ही उसे को कलर मिलता है, फ्रीक्वेंसी ही उसका नेचर बताता है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, एवरीथिंग एल्स विल चेंज, जस्ट फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। तो स्पीड विल चेंज, यस डेफिनेटली इट इज गोइंग टू चेंज। स्पीड को चेंज करने के लिए वेवलेंथ भी एडजस्ट कर लेता है अपने आप को और वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहां रिफ्रैक्शन होते वक्त में इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे में क्या चेंजेस होंगे बेटा? किसके चेंजेस होंगे? सिर्फ स्पीड और फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ दोनों के, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। तो मैं यहां थोड़ी बहुत चीजें लिखता भी हूं, जैसे कि इंसिडेंट रे के लिए वेवलेंथ बताओ। वेवलेंथ कितनी दी है? वो तो डायरेक्टली दी है, तो कितनी दी है? लैम्बडा 1 इज इक्वल टू क्या है? 589 नैनोमीटर। ओके, दूसरा हमें यहां पे पहले तो एयर है, एयर में स्पीड क्या होती है? सी होती है, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। दूसरा हमें आपको मुझे बताना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। फ्रीक्वेंसी इज सी बाय लैम्बडा, तो F1 इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा 1। तो यहां पे आप सी की वैल्यू रखो 3 × 10⁸ अपॉन लैम्बडा 1 की वैल्यू रखो 589 × 10, नैनो है ना, 10⁻⁹ -9 एक्चुअली 10⁻⁹ रख दोगे तो ये दोनों चीजें आप रखोगे तो आपका आंसर आएगा विच विल बी इन हर्ट्ज। अब मैं आपको आंसर यहां पे वैसे बता दूंगा, एक सेकेंड के लिए रुको। आप यहां पे रख दो तो 10⁻⁹। ठीक है, आप इसे सॉल्व करो 3/589, तो आप देखोगे वैसे ही आंसर ऑलमोस्ट आप निकाल सकते हो 5.0। वैसे देखो 3 ये जो है ना डबल जितना दिख रहा है, 1/2 समथिंग 0.5 देता है, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए कि आंसर 5 के आसपास होगा। तो 5.09 × 10⁻14 आंसर है। 5.09 क्या है बेटा? 5.09 × 10⁻14 इसका आंसर फ्रीक्वेंसी का स्टैंडर्ड यूनिट हर्ट्ज है। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया तीनों। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एग्जैक्टली सेम रहती है, तो लैम्बडा 1 विल रिमेन लैम्बडा 1 विच इज 589 नैनोमीटर। सी स्पीड ऑफ लाइट विल रिमेन सेम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम एज इट इज 5.09 × 10⁻14। तो लैम्बडा जो है सेकेंड केस में, मतलब रिफ्लेक्टेड रे का, और स्पीड जो है सेकेंड केस में वो भी ये सेम ही रहेगी, और फ्रीक्वेंसी जो है वो भी सेकेंड केस में सेम ही रहेगी, यानी कि सब कुछ जो है एज इट इज रहने वाला है। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन में पहले इंसिडेंट रे की तो यही प्रॉपर्टी है, लैम्बडा 1 इज इक्वल टू डायरेक्टली गिवन 580, अरे कुछ छूट रही, अरे आ रही है तो एग्जैक्टली वही चीज होगी ना जो यहाँ पे 589 नैनोमीटर। स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ फ्रीक्वेंसी हमने जो कैलकुलेट किया वो डायरेक्टली ले लेते हैं। तो लैम्बडा 1 C1 F1 वो कितना हो गया? तो यहाँ पे हो गया कि 5.09 × 10⁻14 हर्ट्ज। अब आपको यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे यानी कि लाइट रिफ्रैक्ट कर गई तो ओनली थिंग विच रिमेन सेम इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू रिमेन सेम एज 1, 5.09 × 10⁻14। याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी वही रहती है, इसीलिए उसका कलर भी रहते हैं। लाल कलर पानी में डालो लाल ही दिखेगा, ब्लू नहीं दिखेगा। ठीक है, दूसरा स्पीड जो है वो चेंज होती है। स्पीड कितनी चेंज होती है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन, ऑब्वियसली यहाँ पे वाटर है तो वाटर, तो आप यहाँ पे VW निकालने के लिए NW को या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप μW लिखो, उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो VW विल बी इक्वल टू, बोलो यहाँ पे फॉर्मूला बना लेते हैं, VW विल बी इक्वल टू C अपॉन μW। तो C क्या है? 3 × 10⁸, और μW रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.33, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, तो 3 × 10⁸ और 1.33 से डिवाइड कर दो तो यू विल सिंपली गेट 2.26 × 10⁸। क्या मिलेगा आपको? 2.26 × 10⁸। इसका आंसर आता है 2.26 × 10⁸। ये बहुत स्टैंडर्ड वैल्यूज है बेटा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इसके आसपास ही होती है, इसलिए आपको याद भी रखने के लिए रख सकते हो। अब आपकी वेवलेंथ भी चेंज होती है। अब वेवलेंथ चेंज हुई वो कैसे पता चलेगा? नई वाली स्पीड, नई वाली फ्रीक्वेंसी, तो नई वाली वेवलेंथ। वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला हमारे पास स्पीड, ये तीनों के बीच के रिलेशन का एक ही फॉर्मूला है, इन तीनों के बीच का रिलेशन का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू कम ऑन एवरीवन, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक है, ये एक ही फॉर्मूला है।
आप पहले इसी फॉर्मूला में v की जगह c डाल दिए थे और लैम्बडा सब्स्टिट्यूट लैम्बडा नीचे ले लेते तो f मिल गया था। अब हमें यहाँ पे नया वाला f और नया वाला v पता है, तो f और v पता है, तो f नीचे ले लो तो लैम्बडा मिल जाएगा। सो लैम्बडा e यहाँ पे जो है ना वाटर के अंदर, यानी कि v2 की वैल्यू हमें मिल गई सेकेंड मीडियम में, यानी कि सेकेंड रे का हमें स्पीड मिल गया। अब लैम्बडा टू इज गोइंग टू बी बेटा v2 अपॉन f2, तो v2 अपॉन f2 मिलेगा। क्या होगा वो? v2 अपॉन f2। मुझे बताओ v2 क्या है? v2 इज 2.26 इंटू 10⁸ अपॉन f2 इज व्हाट बेटा? दिस 5.09 इंटू 10⁻14। हमने ये फ्रीक्वेंसी और ये नई वाली स्पीड डाल दी और आंसर हमारा इससे लैम्बडा 2 का भी आ जाएगा, विच विल बी 444 नैनोमीटर, 444 नैनोमीटर, 444.01 नैनोमीटर। तो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट। आपने बता दिया, पूरी इतिहास बता दी, इतना डिटेल में कहीं सोल्यूशन भी नहीं दिया होगा। ठीक है, आपको इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे की प्रॉपर्टी क्या है, लैम्बडा और फ्रीक्वेंसी और स्पीड तीनों का, इंसिडेंट रे का, रिफ्लेक्टेड रे का, तीनों का समझ में आ गया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज कर लिया हमने। सो दिस इज द क्वेश्चन का सोल्यूशन बच्चा। बस एक बात याद रखना है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम होती है, रिफ्लेक्शन में सब कुछ सेम होता है। रिफ्रैक्शन में इंसिडेंट रे से रिफ्रैक्टेड रे में सिर्फ फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, बाकी स्पीड और वेवलेंथ चेंज होता है आपस में। अब स्पीड और वेवलेंथ जो चेंज होता है उसके लिए स्पीड निकालने के लिए तो हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, निकाल लिया, और स्पीड और फ्रीक्वेंसी को यूज करके वेवलेंथ निकाल सकता है। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। ये कुछ हमारे इस चैप्टर का काम थोड़ी ना है बेटा, आप देख सकते हो ऐसा कुछ हमने इस चैप्टर में थोड़ी ना सीखा है, ये तो हमें बचपन से आता है। ठीक है, कूल, आई होप यू आर डन विद दिस। चलो विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल और इजी, व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। इस दोनों सारे केसेस में वेव फ्रंट बताओ। सबसे पहला केस क्या है? लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। अगर कोई पॉइंट सोर्स है तो उसके आजू बाजू एक्चुअली स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। कैसा वेव फ्रंट बनता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। तो मैं यहां स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाने की कोशिश करता हूं। हाँ, ये नहीं, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाने की कोशिश करता हूं। ये रहा स्फेरिकल वेव फ्रंट। ऐसे बहुत सारे स्फीयर्स बनेंगे बच्चा। ठीक है, ऐसे। अब क्या होता है एक्चुअली में कि ये जो बीच में आपको स्फीयर दिखा ना बेटा, उस स्फीयर से काफी सारी लाइंस ऐसे निकलती है, इन्हें बोलते हैं वेव। ये जो है ना ये सरफेस उससे परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं वेव नॉर्मल। ठीक है, ऐसे ये स्फीयर्स जो है उन्हें हम बोलते हैं वेव सरफेस या फिर वेव फ्रंट। आपकी इच्छा, आपको जो बोलना है बोलो, वेव फ्रंट बोलते हैं उसको। ठीक है, ऐसे हर जगह होगा बेटा। तो वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर वेव नॉर्मल होता है। आप ऐसे बना सकते हो, ढेर सारे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ऐसे बहुत सारे, पर इक्वल बनाना, मैंने ये थोड़े रैंडम बना दिए। ये है हमारा सबसे पहला, लाइट इमर्जिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स। बस ये डायग्राम बनाना है, हर बार ऐसा एक ना एक सवाल आता है। ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलते हैं हमें, पॉइंट लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस व्हेन पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट फोकस। तो इसका फोकस, जहां पे भी इसका फोकस होगा बेटा, फोकस पे हमने एक पॉइंट सोर्स रखा है, तो यहां से हर डायरेक्शन में निकलेगी लाइट, है ना। अब वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल बन जाती है, वो प्रॉब्लम है। तो यहां तक आपको जो है स्फेरिकल वेव फ्रंट मिली, यहां पे आपको ऐसी मिलेगी। वेव फ्रंट क्या होता है बेटा? इस डायरेक्शंस जो है ना, ये सारे पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट के जैसे होते हैं, उनके ऊपर आप ऐसा सरफेस बना लेते हो। ये हो गई वेव फ्रंट, ये हो गई वेव फ्रंट, है ना। सरफेस को सारे एक सेम डिस्टेंस पर जो पॉइंट्स होते हैं उनको ज्वाइन कर लेते हो, तो ये वेव फ्रंट हो गई। उससे ये जो परपेंडिकुलर होता है ये वेव नॉर्मल्स होते हैं, विच गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। और यहाँ पे वेव फ्रंट देखो, इसका इस पॉइंट पे, 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 तो ये ऐसा बना। तो यहाँ बनेगी स्फेरिकल, यहाँ बनेगी प्लेन वेव फ्रंट, है ना। तो आप सिंपल सा ये भी बता सकते हो सेकंड केस में। थर्ड केस क्या है? अ पोर्शन ऑफ अ वेव फ्रंट ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाय अर्थ। यानी कि बहुत दूर एक स्टार है, तो वहां से तो सिंपल है, इतना दूर जो होगा वो तो ऐसे ही
ऐसी लाइंस ही आएगी ना, क्योंकि दूर जो है पॉइंट सोर्स के आसपास तो हर जगह स्फेरिकल निकल रहा है, लेकिन स्फीयर बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, तो आपको तो स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्फीयर तो आप देख ही नहीं पाओगे। समझ में आ गया? आप सोचो कि स्फीयर का सिर्फ इतना सा पार्ट देखो तो स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, वैसा ही आपको यहां दिख रही है। समझ में आ गया? तो आपको दिखेगी ऐसे प्लेनर वेव फ्रंट, ऐसा बना सकता है। ठीक है, ये आपके दो वेव फ्रंट बना दिए, उसके ऊपर वेव नॉर्मल भी बना दिए। सो दिस इज द वे यू विल बी शोइंग इट इन एग्जाम। ठीक है, देख लीजिए आप। ये सबसे पहला, ये दूसरा, और तीसरा तो आपको प्लेन वेव फ्रंट कैसे बनानी है वो तो मैंने बता दिया। नाउ लेट्स गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन। अभी तक हमें कुछ ऐसा लगा नहीं जो हम नहीं कर पाए यार, बिना पढ़े भी हम कर सकते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू एयर ही बोल रहे होंगे, वो है 1.5। बाय डिफॉल्ट हमें ये वैल्यू अभी तक तो याद होनी चाहिए। वी हैव डन 31 क्वेश्चंस व्हिच वी आर हैविंग ग्लास इन मोस्ट ऑफ देम। ओके, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? ये भी करूं, मैं करूं? चलो यार, किस्मत ही फूटी है, ऐसा सवाल आ रहा है। ओके चलो, यहां पे क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विच इज c 3 × 10⁸ आपको दिया हुआ है मीटर्स पर सेकेंड। सबसे पहले आपको पूछा हुआ है फाइंड आउट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट, अच्छा नहीं पूछा है व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो vg आपको पूछा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विच इज इक्वल टू c is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और म्यू जी इज 1.5, जिसको मैं जानबूझ के 3/2 लिखूंगा, तो 3 3 9 3 और बचेगा सिर्फ 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड विद विच लाइट विल ट्रैवल इनसाइड अ ग्लास। If the speed of light in glass is independent of the color of the light, obviously, है ना, ग्लास की स्पीड, एक मिनट पढ़ने दो वापस। A speed of light in glass is independent of the color of the light? नहीं, डिपेंड करती है ना भाई। तो if not, what are the which of these two color red and violet travel slower in the glass? देखो, जब हम एक मीडियम से मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाते हैं, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाते हैं, और लेट्स से कि ये रेरर मीडियम है और एक वो नीचे वाला डेंसर मीडियम है। ठीक है, जब भी ऐसा होता है बेटा, तब हम यहां से यहां जाते वक्त में हमारी फ्रीक्वेंसी जो है सेम मेंटेन कर पाता है, लेकिन हमारा जो वेवलेंथ है वो यहां से यहां चेंज हो जाता है, क्योंकि यहां से यहां जाते वक्त हमारी स्पीड जो है, लेट्स से यहां स्पीड v1 है, यहां स्पीड v2 है, तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है। अब स्पीड और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है पता है? तो स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो एक काम कर, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मान, तो स्पीड इज c इज इक्वल टू एफ लैम्डा है, उसको v इज इक्वल टू एफ लैम्डा भी तो बोल ही सकता हूं। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिसका स्पीड जितना कम होगा उसका उतना वेवलेंथ भी कम होगा। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं, जिसका वेवलेंथ कम उसकी स्पीड ज्यादा कम होगी, जिसका वेवलेंथ छोटा उसकी स्पीड ज्यादा कम। मुझे बता, रेड कलर और वायलेट कलर, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, वायलेट की वेवलेंथ कम है। जिसकी वेवलेंथ कम है ऑलरेडी उसकी स्पीड भी कम होगी ना, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है ऑलरेडी उसकी स्पीड भी तो ज्यादा होगी। तो रेड विल ट्रैवल फास्टर, वायलेट विल ट्रैवल स्लोअर इनसाइड अ ग्लास। समझ में आ गया? तो हु विल ट्रैवल स्लोअर इन द ग्लास? ऑब्वियसली वायलेट विल ट्रैवल स्लोअर इन द ग्लास। चेक कर लो, हियर इज हाउ यू विल राइट इट इन एग्जाम बेटा। ठीक है, आई होप आपको समझा। देख लीजिए अच्छे से एकदम, और आप जो स्टेटमेंट लिखा ना यहां पे, वो स्टेटमेंट को उसी हिसाब से आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। चलो, सो विल गो फॉर द फॉर्मूलाज। फाइनली हम इस चैप्टर में भी जंप कर रहे हैं। पहले के 3 सवाल एकदम लॉलीपॉप थे, उसमें कुछ था भी नहीं। और अब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप सभी ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है एक स्क्रीन, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? स्क्रीन बोलते हैं। ठीक है, यहां पे हमने एक स्क्रीन रखी है
और इस स्क्रीन से लेट्स से हमने कुछ डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस स्मॉल डी डिस्टेंस पर, स्मॉल डी नहीं कैपिटल डी डिस्टेंस पर हमने यहां दो सोर्स ऑफ लाइट रखे, एक है ये S1 और एक है ये S2। ये सोर्सेज ऑफ लाइट है, यूजुअली ये सोडियम लैंप्स होता है, जो भी है उसकी अभी बात चर्चा नहीं करना है। और ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम स्मॉल डी लेते हैं। क्या लेते हैं? सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी। ये दोनों कुछ ना कुछ वेवलेंथ फेंकेगी, उस वेवलेंथ को हम लैम्डा बोलेंगे, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, अब ये जो है दोनों की दोनों ये जाती है और यहां पे एक इंटरफेरेंस की ऐसी पैटर्न देती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये सेंट्रल मैक्सिमा, फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर वापस यहां पे आएगा, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर वापस डिस्ट्रक्टिव, फिर वापस कंस्ट्रक्टिव, फिर वापस, ऐसा कुछ एक पैटर्न देती है। तो ये आपके लिए एक इंटरफेरेंस की पैटर्न होती है। मैं अभी इस पैटर्न को नहीं बनाना चाहता हूं, बड़े बीच में देखो जहां पे ज्यादा लाइट हुई है ना जमा, उसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा है। सेंट्रल मैक्सिमा से जहां जहां ऐसा पीक पॉइंट आ रहा है ना, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट स्पॉट, ब्राइट फ्रिंज। और जहां जहां ऐसा डिप आ रहा है, जहां जहां ऐसा डिप आ रहा है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि दो लाइट ने एक दूसरे के इंटेंसिटी को कैंसिल कर दिया है और ये सारी जगह पे लाइट्स अपनी इंटेंसिटी को एड अप कर रही है। सबसे ज्यादा एड अप कहां करती है? सेंटर पे करती है। तो अब सेंटर पे एक ब्राइट स्पॉट देखते हो, फिर ब्लैक डॉट्स देखते हो, ब्लैक गैप देखते हो, फिर वापस ब्राइट स्पॉट देखते हो, फिर वापस गैप देखते हो, ऐसी होती है एक फ्रिंज। कभी आपको मैं प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा, अभी के लिए उसका समय नहीं है। आपको सेंट्रल मैक्सिमा से ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, फिर ये आ गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से आप जा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, ऐसे कर करके, और फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, ऐसे। तो मैं उसको सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, ये तरीके से आप उसको बुला सकते हो। अब यहां पे आप समझ लो कि यहां से आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाना चाहते, ये पॉइंट पे आपके लिए कुछ ना कुछ यहां से सेंट्रल मैक्सिमा से ये डिस्टेंस चाहिए आपको x, कि वो पर्टिकुलर जो फ्रिंज है वहां तक का डिस्टेंस बता दो x। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, अब ये x जो है आप ब्राइट स्पॉट के लिए पूछ रहे हो, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले के लिए, या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले के लिए पूछ रहे हो, ये फर्क है खाली, बाकी कुछ नहीं। तो आप ब्राइट फ्रिंज के लिए पूछ रहे हो ना, ब्राइट फ्रिंज, फ्रिंज यानी कि क्या होता है बेटा? यही ब्राइट स्पॉट, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, इसको बोलते हैं फ्रिंज। तो फ्रिंज यानी कि बैंड। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए अगर आप पूछ रहे हो, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पूछ रहे हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पूछ रहे हो, तो आपको इन दोनों केसेस में याद रखना है बेटा कि ये जो x की वैल्यू है, ये x जो डिस्टेंस है ना, x फॉर एनी नंबर, आपको बोलेगा फर्स्ट के लिए बताओ, सेकंड के लिए बताओ, थर्ड के लिए बताओ, तो थर्ड के लिए बताना है तो n की जगह थर्ड डाल देना। ठीक है, आपको ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है और मैं आपको इस सिंपल से फॉर्मूले को बताना चाहता हूं। तो यहां होता है n, ये लैम्बडा, ये कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इससे सिंपल फॉर्मूला क्या हो सकता है? n लैम्बडा d अपॉन स्मॉल d। n इस कौन से नंबर की चाहिए आपको फ्रिंज? लैम्बडा इज वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ की स्पीड, ये दोनों सेम वेवलेंथ वाले रखते हैं, कोहेरेंट सोर्स होता है, इन दोनों की वेवलेंथ सेम होती है। और अलग अलग भी रख सकते हैं, एक ही में अलग अलग भी रख सकते हैं, तो उसकी बात नहीं है। डी इज द डिस्टेंस, ये स्लिट्स का, ये इसको बोलते हैं स्लिट्स, और उनका डिस्टेंस, स्लिट्स एक्चुअली क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक कार्डबोर्ड होता है, उसमें दो छेद किए, वहां से लैंप की लाइट जा रही है, इसीलिए उनको स्लिट्स बोला जाता है। और यहां से ये डिस्टेंस जो होता है स्क्रीन के साथ डिस्टेंस, वो कैपिटल डी, और स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। और यहाँ पे n की वैल्यू आपको +0, प्लस और माइनस, जीरो नहीं, हाँ जीरो पे भी होता है +or-1, +or-2, ये सब पे आपको कंस्ट्रक्टिव मिलेगी। +1 रखोगे तो ये वाली, +2 रखोगे तो ये वाली, -1 रखोगे तो ये वाली, -2 रखोगे तो ये वाली, इस तरह से। दूसरा, आपको अगर कोई बोले डार्क फ्रिंज बताओ, डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज का मतलब आप बता दो, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्ट करती है लाइट एक दूसरे को, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको x n का जो वैल्यू है, उसके लिए आपको याद रखना है कि n जो है ना, यहाँ n 1 2 3 एनी नेचुरल, एनी इंटीजर हो सकता है, पर यहां वो नहीं हो सकता। यहां पे
n की जो वैल्यू है बच्चा, n की वैल्यू हमेशा n को आपको रखना पड़ेगा ऑड नंबर जैसे बन जाए, n प्लस हाफ कर दो या 2n-1 कर दो, दोनों केसेस चल सकते हैं और बाकी सब कुछ एज इट इज। ठीक है, तो ये सब एज इट इज है, बस n की जगह आप अभी जो डालना है, जीरो नहीं, जीरो नहीं डाल, जीरो भी डाल सकते हो, 1 2 3 जो डालना है डालो, एज इट इज n की वैल्यू यहां पे भी वैलिड है, 0 1 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2। अब आपको फर्स्ट डार्क बैंड बोले, सेकंड डार्क बैंड बोले, थर्ड डार्क बैंड बोले, सीधा ये फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका यंग्स डबल स्लिट के लिए वैलिड है। इसमें आप जो ये देख रहे हो ना इस टर्म को, लैम्बडा डी बाई डी, ये लैम्बडा डी सॉरी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, इसको हम बोलते हैं बीटा फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ। कोई भी दो डार्क, कोई भी दो ब्राइट, उनके बीच का कंसेक्यूटिव डार्क कंसेक्यूटिव ब्राइट के बीच का डिस्टेंस होता है। यानी कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं 3 के बाद बताओ, तो ये 3 के तक का डिस्टेंस है, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहां पे n की वैल्यू 1 डाल दो तो x की वैल्यू जो आएगी वो लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी आएगी, तो वही है ना ये। तो x की वैल्यू जब 1 हो तो ब्राइट से लेके ब्राइट तक का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं बीटा। समझ में आ गया? यही है बीटा और कुछ नहीं है। आई होप आपको समझा कि बीटा के मतलब क्या बता रहा हूं मैं। एक फ्रिंज की विड्थ, एक फ्रिंज की विड्थ, समझ, एक ब्राइट से एक ब्राइट, जैसे एक वेव की लेंथ, ये वेव लेंथ होती है ना, ऐसे ही एक फ्रिंज की विड्थ है बीटा, फ्रिंज विड्थ। याद रहेगा बच्चों। आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है अभी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या लिया जाता है, और इसके दोनों के दोनों फॉर्मूला है। ठीक है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको सिर्फ एक लास्ट चीज बताना चाहता हूं, जो यहां अलग से बता देता हूं। चलो यही बता देता हूं, ठीक है। फेज एंगल नहीं, फेज एक होता है फेज एंगल। चलो फेज एंगल और वो वाला तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल में ही आने वाला है, तभी बता दूंगा कि फेज एंगल जो होता है उसका आपके लेंथ मतलब फेज डिफरेंस का फेज डिफरेंस होता है, और एक दूसरी एक और टर्म होती है जिसको हम बुलाते हैं पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस के डिस्टेंस कितना होता है या दोनों के बीच में रिलेशन क्या होती है, तो मैं चलो लिख भी लू ना यार। तो यहां पे आप पाथ डिफरेंस ले लो, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा इज इक्वल टू फेज डिफरेंस डेल्टा फाई। डेल्टा फाई को हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। आपको काम आएगा, एक न्यूमेरिकल है उसमें ये यूज कर रहे हैं इसलिए फेज डिफरेंस। ठीक है, बाकी नहीं बताता, बाकी बताने की मुझे जरूरत नहीं थी। पाथ फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस। ये याद रख लिए, फेज डिफरेंस आपको कोई पूछे तो आप वहां से निकाल सकते हैं। आई होप आपको अभी तो सारे फॉर्मूले समझ गए। अब एक इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है उसको आई से लिखा जाता है। इंटेंसिटी इज एक्चुअली एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। उसकी आपको यहां कोई मतलब नहीं उस चीज का। अगर आपके पास दो सोर्सेज है, एक I1 और एक I2, इन दोनों का रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होता है वो बताता हूं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होता है देखो ध्यान से। रिजल्टेंट इंटेंसिटी इनके फेज डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है, बट फाइनली उसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस रूट ऑफ I1 I2 cos फाई। ठीक है, यहां आई थिंक 2 भी आ सकता है, पता नहीं, तो आएगा, देख लेंगे हम उस फॉर्मूले को। 2 रूट ऑफ I1 I2 होना चाहिए। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 रूट ऑफ I1 I2 इंटू कॉस फाई, ये आपका फॉर्मूला है नेट इंटेंसिटी का, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू 2 सोर्सेज ऑफ I1 एंड I2 इंटेंसिटी। इफ आपको बोल दिया जाए I1 इज इक्वल टू I2, अगर I1 और I2 इक्वल हो तो I इज इक्वल टू 4I0, इनिशियल वैल्यू I0 जो होता है उसका पीक वैल्यू बोल दो, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को वेव के फॉर्म में लिख के दिया है, बाकी और कुछ नहीं है। और यहां पे होता है cos फाई बाई 2। ठीक है, ये है आपका I का फॉर्मूला, याद रखेंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी। मैं आपको यहां पे बता दूं, ये इंटरफेरेंस के फॉर्मूला है और वहां इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया। ठीक है, आप इसी को सॉल्व करके ला सकते हो। वैसे इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। I1 और I2 और यहाँ पे 2 रूट ऑफ I1 I2, सब में I1 I2 की वैल्यू I डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो बस यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ cos स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये cos स्क्वायर आएगा, cos स्क्वायर 5/2 करना कैसे, तो I1 प्लस I2 तो I 2I, तो 2I प्लस 2 रूट ऑफ I स्क्वायर। तो यहाँ I स्क्वायर और ये क्या हो गया, I स्क्वायर और रूट कैंसिल होके I बन गया, तो 2I प्लस 2I cos 5, 2I प्लस 2I cos 5 में से
टू टू कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस 5 बचेगा, उसको 1 प्लस कॉस 2 थीटा के जैसे ट्रीट करो और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, फिर वापस उसका जो भी स्क्वायर करना है वो रूट लेना है वो ले लो और बाकी आपका आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाएगा, रूट लेने की भी जरूरत नहीं, उसी को सिंप्लीफाई करो, आंसर यही आएगा। ठीक है, तो इफ I1 एंड I2 इज इक्वल, तो आपका ये है आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी। आपको आगे जाके एक फॉर्मूला, एक ही क्वेश्चन है जिसमें ये काम आने वाला है, सो आई थॉट टू मेक यू डू। चलो, हियर्स अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन 10.4 क्वेश्चन क्या कहता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय, स्लिट्स कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, यानी कि ये सोर्स 1 बोल दो, सोर्स 2, सोर्स 1, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमें अभी। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है d, वो कितना दिया है 0.28। चलो मैं यहां d की वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, d की वैल्यू यहां लिख रहा हूं 0.28 mm को लिख लो 10⁻³ मीटर्स। ठीक है, स्क्रीन इज 1.4 मीटर अवे। यहां से आप देखोगे तो सेंटर से ऐसा लाइन बना लो और बोल दो कि स्क्रीन यहां है। स्क्रीन जो है बच्चा वो कितनी डिस्टेंस पर है, कैपिटल D डिस्टेंस पर। तो कैपिटल D की वैल्यू कितनी दी है 1.4 मीटर अवे। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट यानी सेंट्रल मैक्सिमा एंड द फोर्थ ब्राइट यानी कि x फोर्थ की n इज इक्वल टू फोर्थ की बात कर रहे हो तुम, ठीक है, इज मेजर टू बी 1.2 सेंटीमीटर। हमने x भी निकाल लिया, इसका x टू द 4 इज 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको लिखो आप x टू द 4 मतलब x ऑफ फोर्थ फ्रिंज इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻² मीटर्स एंड डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट। वेवलेंथ लैम्बडा निकालना, लैम्बडा कितना है बताओ, यही एक फाइंड करने की चीज है। हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, ये ब्राइट की बात कर रहा है, कौन से स्पॉट की बात कर रहा है, यहां से एक ब्राइट स्पॉट की बात कर रहा है, यहां पे ब्राइट स्पॉट है, ब्राइट बैंड है, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहां पे लिखा भी है फोर्थ ब्राइट, लिखा है ना फोर्थ ब्राइट। तो हमें सिंपली यहां पे x का फॉर्मूला लगाना है, x4। चलो xn का फॉर्मूला बता दो, xn इज इक्वल टू n लैम्बडा d अपॉन स्मॉल d। आपको चाहिए क्या, लैम्बडा चाहिए, सबको इधर ले लो, बाकी तो लैम्बडा अकेला हो जाएगा। xn इज इक्वल xn इंटू d और यहां नीचे आ जाएगा n, यहां आ जाएगा d इज इक्वल टू लैम्बडा। ये लैम्बडा जो है वो हो जाएगा xn की वैल्यू कितनी है x टू द 4, x4, ये आएगा d अपॉन n की जगह 4 और कैपिटल D की जगह कैपिटल D की जगह कैपिटल D। लेट्स सब्स्टिट्यूट, x4 की वैल्यू कितनी है 1.2 इंटू 10⁻² मीटर्स। मीटर्स लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे d की वैल्यू स्मॉल d इज हाउ मच बच्चा 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर्स। देन दिस डिवाइडेड बाय 4 तो 4 ही है, d की वैल्यू कैपिटल D की वैल्यू इज हाउ मच बच्चा 1.4 मीटर। मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चंस। अरे यार नंबर्स भी आसान है, 28, 4, 14, 12, तो ये नंबर्स भी इजी है। आई होप कि आप इसे सॉल्व करेंगे, आप इसे सॉल्व करो, आंसर आराम से आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁷ which is going to be 600 नैनोमीटर। 600 नैनोमीटर is going to be the lambda। आंसर वेवलेंथ का नैनोमीटर में लिखने सीखो अभी। लैम्बडा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर, नैनो यानी 10⁻⁹, ठीक है, लैम्बडा की वैल्यू आ गई 10⁻⁹। दिस इज द वे, इट इज एज सिंपल एज दैट, लॉलीपॉप क्वेश्चन बेटा, ठीक है। आई होप यू विल बी एबल टू डू इट। चलो सो देख लो एक बार सोल्यूशन, इट इज सुपर इजी, सुपर डुपर इजी, ठीक है। हेलो, समझ गए? चलो विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। ये एक अच्छा सवाल है 10.5। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ अ वेवलेंथ लैम्बडा, हमारे पास लैम्बडा वेवलेंथ वाली लाइट है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा। पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्बडा है इसके, तो यहां पे क्या के लिखा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन। इंटेंसिटी, पाथ डिफरेंस अगर लैम्बडा है तो इंटेंसिटी आई है, ठीक है। अरे इंटेंसिटी आई नहीं, जानबूझ के उन्होंने के लेटर लिखा है कंफ्यूज करने के लिए। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट
where the point on the path difference is lambda by 2. अगर lambda है path difference तो intensity k है, तो lambda by 3 path difference होगा तो intensity कितना होगा? यही सवाल पूछा है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर देना, वैसे मैं आपको बताऊं एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला इसमें आ भी जाता है। अगर आपको डायरेक्टली याद है वेरी नाइस, नहीं याद है कोई बात नहीं, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, बहुत बेसिक इंटेंसिटी की ही बात करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, इंटेंसिटी की बात करो, और इंटेंसिटी में सब कुछ यहां पे बोला नहीं है, अलग अलग है, तो बाय डिफॉल्ट तो हम सेम ही मानेंगे। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं है? 4I0। कम ऑन एवरीवन, इंटेंसिटी का पहला फॉर्मूला क्या था? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 इंटू cos phi। आप इसको सिंप्लीफाई करके फॉर्मूले को कैसे ला सकते हो कि 4I0 cos स्क्वायर phi by 2, है ना? ये फॉर्मूला आपका आएगा इंटेंसिटी का। नाउ दिस इज गोइंग टू द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी, ये आपको याद रखना है। अब आपको यहां पे बोला है कि पाथ डिफरेंस के इंटेंसिटी के साथ रिलेशनशिप निकालो, बट इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो है ना वो तो फेज पे डिपेंड करता है। तो फेज और पाथ का रिलेशनशिप क्या होगा? तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच का रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस। याद है कि नहीं है? तो पाथ डिफरेंस अगर लैम्बडा है, फर्स्ट केस में बात करते हैं, फर्स्ट केस 1, और ये है केस 2। केस 1 की बात करो, जब फेज डिफरेंस हमें निकालना है, पाथ डिफरेंस लैम्बडा है, तो यहां 2 पाई बाय लैम्बडा विच इज गोइंग टू बी फेज डिफरेंस फॉर 1, तो यहां पे हो जाएगा लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल विच इज गोइंग टू बी 2 पाई। तो 5 इज 2 पाई, ठीक है, याद रखना 5 इज 2 पाई। केस 2 सेकेंड के लिए हम यहां पे पाथ डिफरेंस रखो, पाथ डिफरेंस लग दो, ये पाथ डिफरेंस है बेटा लैम्बडा बाई 3, तो यहां रख देंगे phi 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू लैम्बडा बाई 3, है ना? अरे ये लैम्बडा बाई 3 रख देंगे ना पाथ डिफरेंस की जगह, तो लैम्बडा लैम्बडा क्या हो जाएगा बच्चा? लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये लैम्बडा लैम्बडा कैसे कैंसिल हो गया? तो 2 पाई बचा सिर्फ, तो हमने यहां लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल कर दिया, 2 पाई बाई 3 बचा ना अभी, तो यहां हमारे पास में phi की वैल्यू बची, phi 2 की वैल्यू बची 2 पाई बाई 3, है ना? 2 पाई बचा, डिवाइड में 3 बचा, तो phi 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, तो ये है phi 2 की वैल्यू। phi 2 आ गया हमारे पास में। नाउ आई होप आप समझे phi 1 phi 2, ये हमें पता चल चुका। phi 1 और phi 2, I1 और I2 निकाल ले। तो पहले केस में केस 1, वापस केस 1 के लिए बात करो। केस 1 में हमने phi 1 phi 2 निकाल लिया, अब वापस केस 1 में इंटेंसिटी निकालो। केस 1 की इंटेंसिटी क्या है? कम ऑन, I1 इज इक्वल टू 4I0, और केस 1 की इंटेंसिटी को एक्चुअली में पाई कॉस स्क्वायर phi बाई 2, phi कितना है? phi कितना है? 2 पाई, 2 पाई बाई 2, phi 1 कितना है? तो phi 1 बाई 2 लिखता हूं, फिर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि आप अगली बार समझ पाओ। तो यहां पे 4I0 cos स्क्वायर phi 1 इज 2 पाई बाई 2, तो 2 पाई बाई 2 बेटा, पाई आ जाएगा cos पाई, cos 180, cos 0 1, cos 180 -1, बाकी तो है 1 ही। बट देखो यहां पे cos स्क्वायर, cos थीटा -1 आएगा, उसका स्क्वायर कर दोगे 1 आ जाएगा, तो ये तो आपको 1 हो गया, इसीलिए आपको आंसर आएगा 4I0। और आपको बोला है पहले केस में जब पाथ डिफरेंस लैम्बडा है तो इंटेंसिटी k है, तो आपको ये जो भी आंसर है उसको आप k ही बोलोगे, 4I0 को आप k लिखोगे। उन्होंने ही तो बोला है एज गिवन इन द क्वेश्चन, हम यहां पे लिख लेंगे कि हमने उसको 4, जो भी हमारा आंसर 4I0 है, बट इट इज रिटर्न एज k, तो एज गिवन इन क्वेश्चन, तो ये हमने I1 की वैल्यू को k लिख लिया है ना, इनिशियल केस। ये पाथ डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस जब 2 पाई, पाथ डिफरेंस जब लैम्बडा है केस 1 में, तो फेज डिफरेंस हो गया 2 पाई, और फेज डिफरेंस 2 पाई है, तो I1 की वैल्यू हो गई k, हमने ऐसा बोल दिया था। अब केस 2 पे आ जाओ, वेयर इज केस 2? केस 2 पे आ जाओ, इंटेंसिटी 2 विल बी इक्वल टू 4I0। एक काम कर, 4I0 को तो k लिख लेना, 4I0 को k लिख लिया हमने, अरे 4I0 इज k राइट, तो हमने 4I0 की जगह k लिख लिया, और cos स्क्वायर phi 2 बाई 2,
मुझे बता I2 की वैल्यू, I2 K की वैल्यू कितनी आएगी? कम ऑन एवरीवन, K की वैल्यू आएगी K एज इट इज, क्योंकि K ही रखना है, K के टर्म्स में आंसर देना है। cos स्क्वायर 5/2, cos स्क्वायर 5/2, 5/2 अपॉन 2। व्हाट इज 5/2? 5/2 इज 2π/3, तो यहां आएगा 2π/3 और उसका डिवाइड बाई 2, तो एक मिनट, 2π/3 डिवाइड बाई 2 है, 2π/3 डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो 2 कैंसिल, π/3, π/3 यानी कि 60 डिग्री। व्हाट डज 60 डिग्री रिप्रेजेंट्स? यहां पे आप 60 डिग्री रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/60, cos 30 इज, हाँ, cos 60 इज 1/√2, तो 1/√2 नहीं, cos 60 इज 1/2 बेटा, 1/2, तो cos 60 1/2, तो K/4 आ गया आपका आंसर। I2 की वैल्यू इज K/4, इंटेंसिटी इज K टाइम्स K डिवाइडेड बाई 4। आप याद रहेगा अभी आपको। अब आपको यहां पर आई होप कि आपको समझा कि K/4 कैसे आया। अब आपको यहां पे K/4 पूछा है या क्या पूछा है वो देख लो। What is the intensity of point where the path difference is λ/3? तो λ/3 है, तो path difference कितना है? K/4 है। It is as simple as that. ठीक है, देख लो यहां पे। Cool. cos 60, cos 0 1, cos 30 √3/2, 1/2, 1/2, सही तो है। चलो ठीक है, कूल, परफेक्टली राइट, K/4। ठीक है, चलो here we go ahead. Last question, amazing. A question says a beam of light consists of a two wavelength, 650 nanometer and 520 nanometer. There is a λ1 650 nanometer and λ2 520 nanometer. ठीक है, is used to obtain interference of the fringes in Young's double slit experiment. वो तो सब बोलने की बात है। Find the distance of the third bright fringe. x3 निकालना है, थर्ड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस x3, जहां पे n की वैल्यू 3 हो। ठीक है, n की वैल्यू 3 ऐसा लेना है। थर्ड ब्राइट है, वो भी ब्राइट वाला, थर्ड ब्राइट। ब्राइट के लिए और डार्क के लिए फॉर्मूला अलग है, इसीलिए मैं यहां पे ब्राइट और डार्क मेंशन करूंगा। फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वो तो बोल दिया, लेकिन कौन सी वेवलेंथ के लिए? सिर्फ 650 के लिए। तो आप λ1 के लिए ही सिर्फ ये निकालोगे। ठीक है, वो पहले ए पार्ट में क्या करना है? ए पार्ट में λ1 की वैल्यू है 650 नैनोमीटर और n की वैल्यू है 3, और आपको ब्राइट स्पॉट के लिए आपको x निकालना है, x3 निकालना है। x3 की वैल्यू आएगी 3। वैसे मैं फॉर्मूला बता दूं, n λd/d। मुझे बताओ n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 3 आएगी, लैम्बडा की वैल्यू 650 आएगी, 650 इंटू 10⁻⁻9 आएगी। कैपिटल डी हमें दिया नहीं है सवाल में कहीं पे भी, इसलिए हम कैपिटल डी रखेंगे, स्मॉल डी की जगह स्मॉल डी रखेंगे, तो x3 ये है आपका आंसर। इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो आप आराम से इसमें आगे कैलकुलेशंस कर सकते हो, बट आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप x3 की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर दो, 3 650 और 10⁻⁻9, इसको सॉल्व कर दो, 650 इंटू 3, तो ईजी नंबर है यार, है कि नहीं? तो आप आराम से इसका आंसर ला पाओगे, इसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं, और मेरे हिसाब से आप आंसर ला जाओगे। 1950 इज गोइंग टू बी द आंसर। तो x3 इज गोइंग टू बी 1950 इंटू 10⁻⁻9 भी है, तो नैनोमीटर लिख देना सीधा, और कैपिटल D/D। अच्छा, काफी लोगों ने इसमें क्या किया है बेटा? इसमें तो नहीं बोला कैपिटल D स्मॉल डी, देना शायद भूल गए। तो कैपिटल D स्मॉल डी के लिए हम ये वाला क्वेश्चन यूज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कैपिटल डी और स्मॉल डी दोनों दिया है आपको। यहां पे देखो, कैपिटल डी और स्मॉल डी दोनों दिया है, आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर ला सकते हो, जस्ट टू गिव द आंसर। ऐसा कुछ नहीं है, बट यहां पे छोड़ दो, क्योंकि क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नहीं दिया, उस क्वेश्चन से रिलेट करेंगे, यहां पे कहीं लिखा होता तो हम कर लेते, बाकी नहीं दिया तो क्या करें। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया इस वेवलेंथ के लिए x3 की वैल्यू, लैम्बडा की वैल्यू 650 डाल के, बस खत्म। व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड? यानी कि हमारे पास दो वेवलेंथ है, एक है λ1, एक है λ2।
इन दोनों की वजह से जो फ्रिंज बनेगी उनका डिस्टेंस सेम हो जाए। तो x का वैल्यू फॉर nth और इसके लिए भी x का वैल्यू फॉर nth दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इन दोनों के लिए x का वैल्यू सेम हो जाए, एक सेकेंड, इन दोनों के लिए x का वैल्यू सेम हो जाए। तो हमें चाहिए कि इसकी n की वैल्यूज क्या आएगी, तो हम n का वैल्यू निकालने के लिए ट्राई करते हैं ना। तो सबसे पहले हमें लैम्बडा 1 के लिए फॉर लैम्बडा 1 और यहां पे फॉर लैम्बडा 2 ऐसा लिख लेता हूं। लैम्बडा 1 के लिए हम यही फॉर्मूला बना लेंगे, लैम्बडा 1 के लिए फॉर्मूला बना लो, x का वैल्यू फॉर लैम्बडा 1, x फॉर लैम्बडा 1 मस्ट बी इक्वल टू x फॉर लैम्बडा 2, ये तो कंडीशन है ही। x फॉर लैम्बडा 1 विल बी n फॉर 1, n फॉर लैम्बडा 1 लैम्बडा 1 d अपॉन d, ये तो सेम ही रहने वाला है। और यहां पे x फॉर लैम्बडा 2, इस फॉर्मूला लैम्बडा 2 के लिए बनाओ, तो यहां n फॉर लैम्बडा 2 d अपॉन स्मॉल d। अरे एक ही एक्सपेरिमेंट है, एक ही सेटअप है, जहां पे ये दो सोर्स है और यहां पे हमारा स्क्रीन है, और इन दोनों सोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है विच इज स्मॉल d, और यहां के दोनों के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D। तो कौन से एक ऐसे पॉइंट पे ये x की लेंथ, x का x बताओ जहां पे लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 दोनों की वजह से सेम ही x आता हो। तो x फॉर लैम्बडा 1 हमने निकाला n1 लैम्बडा 1 d, दोनों का n शायद अलग आए लेकिन x सेम आएगा, मतलब इस लैम्बडा 1 की वजह से नंबर शायद 4 आए, 5 आए, लैम्बडा 2 की वजह से नंबर शायद 4 आए, 5 आए, 6 आए, ऐसा कुछ भी आ सकता है, बट x की वैल्यू सेम चाहिए अपने को, ये कंडीशन है। तो x का फॉर्मूला मैंने फर्स्ट लैम्बडा 1 के लिए निकाल लिया, यही x का फॉर्मूला है। x का फॉर्मूला इज व्हाट बेटा, n लैम्बडा d कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब कैपिटल D और स्मॉल d तो सेटअप की बात है, कैपिटल D और स्मॉल d तो यही सेटअप है, वेवलेंथ 1 और वेवलेंथ 2 है, तो फ्रिंज 1 और फ्रिंज 2 होगी, है ना। तो n1 n2, अब यहां पे आप देखोगे तो d कैंसिल, d कैंसिल, अब बचा क्या, n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 2 नीचे जाएगा लैम्बडा 1। ये आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इस बोर्ड्स में भी आपको डायरेक्टली पूछ सकता है कि फ्रिंज विड्थ का जो नंबर होता है, फ्रिंज नंबर, उसका वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, ठीक है। ये आप इससे डायरेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा हमें क्या बोला है, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फॉर द सेंट्रल मैक्सिमम। चलो लीस्ट डिस्टेंस निकालते, पहले n की वैल्यू तो निकालो कि ये n कितना है। तो n1 और n2 की वैल्यू निकालने के लिए n1 अपॉन n2 विच विल बी इक्वल टू लैम्बडा 2। लैम्बडा 2 कितना है, लैम्बडा 2 520 है, 520 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई n1, n1 कितना है, लैम्बडा 1 कितना है, सॉरी लैम्बडा 1 is 650 नैनोमीटर। आप इसे सॉल्व करो, 4/5 आएगा, 4/5, यानी कि इससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि n1 की वैल्यू 4 होगी तब n2 की वैल्यू 5 होगी, n1 और n2 की वैल्यू 4 और 5 होगी। अब आप किसी के लिए भी x का फॉर्मूला बना लो, तो x फॉर लैम्बडा 1, x फॉर लैम्बडा 1 यानी n4 आएगा, तो x फॉर लैम्बडा 1 क्या था, n1 लैम्बडा 1 d अपॉन स्मॉल d। एक काम कर, कैपिटल D स्मॉल d को जाने भी देगा ना, तो यहां पे n1 की जगह 4 आ जाएगा, लैम्बडा 1 की जगह क्या आएगा बेटा, लैम्बडा 1 की वैल्यू क्या आएगी, लैम्बडा 1 की वैल्यू हमने यहां लिखी है 650, तो 650 नैनोमीटर, 650 इंटू 10 रेज़ टू, चलो 650 नैनोमीटर ही लिख ले, और यहां पे आ जाएगा स्मॉल d अपॉन कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, राइट। तो दिस विल बी कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो ये 4 इंटू 650 अगेन गिव्स यू, अरे 3 इंटू 650 है ये, तो 4 इंटू 650 आपको क्या दे देगा बच्चा, आप आराम से इसको सॉल्व कर लो, 650 इसमें एक और ऐड कर दो तो आपको आंसर आराम से आ जाएगा, एंड दैट आंसर विल बी 2600। तो यहाँ पे आपको आंसर x फॉर लैम्बडा 1 यानी कि x1 बोल दो या x2 बोल दो, x1 और x2 सेम ही है, n1 n2 दोनों के लिए सेम ही है x, तो x विल बी इक्वल टू 2600, इसमें 1950 में 650 और ऐड करना है, 4 टाइम्स 650 है, 0 और ये आएगा 5 की वजह से आ गया 2 और 24 26 हो गया ना बेटा, तो 2600 कैपिटल D बाई स्मॉल d इंटू नैनोमीटर, एंड आंसर शुड बी 2600 अल्टीमेटली। ये है आपका आंसर, ये है वो x डिस्टेंस जहां पे लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 की वजह से 4th और 5th फ्रिंज सेम डिस्टेंस पर है। समझ में आ गया, ये है आपका आंसर अल्टीमेटली। इसे आप चेक कर सकते हैं, यहां पे दिया हुआ है, ये हमारा पहला केस, मतलब पहली डेट बेसिक डेटा।
ये पहला सोल्यूशन ए का, ये बी का सोल्यूशन, और उसके बाद थैंक यू। आई होप आपको समझा। सो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन बेटा। आई होप आप सभी को ये बहुत इजी चीजें थी, आप समझ पाए। इसके कुछ और ऑल्टरनेट तरीके भी है, जैसे कि यहां पे ना एक ऑल्टरनेट तरीका मैंने आपको यहां पे दिया हुआ है। अगर आपको अगली बार सेम क्वेश्चन है, मैंने आपको दूसरा तरीका कराया लेकिन दिया यहां दूसरा है, ताकि आपको दोनों वे पता चले। आप सीधा इस इक्वेशन से आंसर ला सकते हो, क्योंकि कंसेक्यूटिव ही होते हैं दोनों नंबर। तो n लैम्बडा 2 इक्वल टू n माइनस 1 लैम्बडा 1, इससे भी आंसर ला सकते हो सीधा। तो आपका आंसर आएगा लैम्बडा 2 लैम्बडा 1 डालो, n की वैल्यू आ जाएगी 5 और n की वैल्यू 5 डालो इस फॉर्मूला में और आपका आंसर वापस वही आएगा। कुछ भी करो, 5 डालो, 1 डालो, जो भी डालो, 5 डालो, 4 डालो, दोनों से आंसर वही आने वाला है, बट उसके स्पेसिफिक लैम्बडा भी डालना है ना। तो आप n की वैल्यू 4 डाल रहे हो तो n1 की वैल्यू 4 है तो 1 वाला लैम्बडा 1, और n की वैल्यू 5 डाल रहे हो तो 2 वाला, तो 2 वाला लैम्बडा, तो लैम्बडा 2। इस हिसाब से लैम्बडा 1 डालो, लैम्बडा 2 डालो, आपका आंसर यही आएगा। समझ में आ गया? मैंने आपको दूसरे तरीके से जानबूझ के कराया ताकि आपको दोनों तरीके पता हो। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बच्चा, आप इस मेहनत से इस चैप्टर तक आप पहुंचे हो। सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। इसी तरह से आप पढ़ते रहो, इसी तरह से मचाते रहो, और आप बेटा बिल्कुल टेंशन मत लो। स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं बनता, स्ट्रेस हमारा सिर्फ एनर्जी खा जाता है। इसीलिए प्लीज 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 पढ़ाई पे फोकस करो, जितना हो सके, जितना ज्यादा समय आप पढ़ने में दे सकते हो उतना समय दो पढ़ने में। और प्लीज, जैसे कि आपने रिसेंटली ही सुना होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा की, जहां पे उन्होंने बताया कि माइंडलेस स्क्रॉलिंग नहीं करनी चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। वो ऐसी चीज है जहां पे हम, अगर मैं रील्स देखने बैठ रहा हूं तो मैं 10वीं रील कौन सी देख रहा हूं मुझे पता भी नहीं होता। मैंने पहली रील कौन सी देख ली, मैं 10वीं पे आ गया, मुझे पता भी नहीं कि पहली रील कौन सी थी। सो ये बहुत जरूरी है कि हम कुछ ऐसा कंटेंट, जैसे कि आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। वाई? बिकॉज आप ऐसे जगह पे कंटेंट पे फोकस कर रहे हो विच इज गोइंग टू इंप्रूव यू इन योर लाइफ। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पे छमक छल्लो, ये नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है कि जिसकी वजह से आपका ब्रेन ट्रेन हो रहा है ना। तो आपका ब्रेन जो है उसकी ट्रेनिंग यहाँ पे कैसे हो रही है, देखो आपको समझ रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी, ये वेवलेंथ, ये इससे चीजें आपको लिटरली रियल लाइफ कैसी होती है आपको दिखेगी आगे जाके। अभी आपको शायद इसके एप्लीकेशन हम ना भी पढ़ा रहे हो, लेकिन इसमें आपको जब ये कनेक्शंस बनेंगे ना, आप इंजीनियरिंग करोगे, कुछ करोगे, तब आप डॉट्स जब कनेक्ट होगे, यू विल फील अमेजिंग अबाउट स्टडिंग, और वो आपकी मेहनत होगी। और दूसरी चीज, कैसे सोचना है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको सिखाता है। सो आप सभी उन फालतू चीजों को छोड़ के अपनी इन चीजों में फोकस कर रहे हो। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल। ठीक है, माइंडलेस स्क्रॉलिंग करना बंद करो, थोड़ी सी ऐसी जोन बनाओ जहां टेक्नोलॉजी ना हो, यानी कि नो नेटवर्क जोन बनाओ। आपके घर पे बेडरूम में जा रहे हो, अभी फोन नहीं लूंगा मैं, पढ़ाई करने बैठ रहे हो, फोन नहीं लूंगा, भले कहीं से भी पढ़ना है, लैपटॉप से आप पढ़ लो, पीसी से पढ़ लो, इनकेस आप फोन से पढ़ रहे हो, टर्न एवरीथिंग, नोटिफिकेशन सबकी ऑफ कर दो। कहीं किसी भी तरीके से प्लीज डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाओ, वहां पे आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाना चाहिए। दैट टाइम शुड बी योर टाइम। ओके, ये चीज को आप करो। आपका देखो कितना सारा टाइम बचता है दिन में, वो सारा टाइम आप एग्जाम के लिए पढ़ने में यूटिलाइज करो। आप बोलते हो टाइम मैनेज नहीं होता, टाइम मैनेज नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट इज अ मिथ, कोई नहीं कर पाता है, लेकिन आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ये आपके हाथ में है। तो प्लीज टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, या टाइम को अच्छे से मैनेज करने के लिए, पहले खुद को अच्छे से मैनेज करो। कीप सराउंडिंग क्लीन, उसमें कुछ आप मेस्ड अप मत रहो, दिमाग को शांत रखो, एकदम काम कंपोज, और सिर्फ मेहनत पे फोकस करो। स्ट्रेस मत लो, हड़बड़ी में मत जाओ, कुछ भी आराम से खुद कुछ ना कुछ तो होगा ही आपका, टेंशन मत लो। ठीक है, बट आपने क्या मेहनत की है उतना होगा। ठीक है, सो प्लीज इस चीज पे फोकस करिएगा। टाइम को अच्छे से आप यूज करो, टाइम आपको अच्छे से यूज कर लेगा जब समय आएगा। ठीक है, सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। ओके, तो इसी तरह से पढ़ते रहिए। आई होप आप सभी इस पॉइंट ऑफ टाइम तक इस क्लास में हैं। अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मुझे सुन रहे हैं, देन यू गाइस आर माय स्टूडेंट। प्लीज इस वीडियो में कमेंट करके बताओ, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये क्लासेस शेयर करो, ताकि हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाए जहां पे लोग पढ़ने के वीडियोस देखने पे टाइम डाले, ना कि वो ये बिग बॉस, ये जीता, वो जीता। अरे ये सब नहीं करने का है छोटे, अपन को क्या करने का लाइफ में, आगे बढ़ने का है। ठीक है, अपन को फर्क क्या पड़ता है बिग बॉस में ये जीता वो जीता। अपन क्या करने का है कि हम रियल लाइफ में जीता कि नहीं जीता। ठीक है, चलो फिर इसी तरह से हम पढ़ते रहेंगे, मचाते रहेंगे। अब से बहुत आसान चैप्टर्स होने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज एक भी टॉपिक को स्किप मत करिएगा अभी, क्योंकि ये वो टॉपिक्स है जहां पे आप इजीली मार्क्स कैचअप कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। टिल देन टेक केयर।